नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टैटिक जीके के पहले चैप्टर में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीवमंडल निचय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली मैप के माध्यम से भारत के सभी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है या फिर नेशनल पार्क होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग बेसिक एकदम समझेंगे, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या प्रोग्राम है ये भी जानेंगे और उसके बाद में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो 3 टर्म होते हैं हमारे पास। एक तो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और तीसरा होता है जीवमंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा पहले बेसिक जानते हैं, फिर इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है ये हम लोग समझेंगे। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं इनमें जानवरों को उनकी रक्षा के लिए और जो हमारा पूरा पर्यावरण यानी कि इकोसिस्टम होता है उसकी सुरक्षा के लिए जानवरों को यहाँ पर रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं और इसके अंदर भी कुछ लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से जो हमारी ट्राइब्स होती हैं वो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिल जाएंगी। दूसरा हमारा होता है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के लिए भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से एक अंतर यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग जा सकते हैं, यहाँ पर निवास भी कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार के मानव के क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है, यानी कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो भारत में इनकी संख्या 500 से ज़्यादा है और राष्ट्रीय पार्क 100 से ज़्यादा आपको मिलेंगे अपने देश में। और फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की तुलना में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि हजारों वर्ग किलोमीटर फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व होता है। और यहाँ पर जो भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं इनमें बहुत ही कम प्रतिबंध होता है। कैसे कम प्रतिबंध होता है ये अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हमारे देश में कितनी है? 18। तो आइए अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसे हम लोग नाम देंगे जीवमंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसी के भीतर आपको एक छोटा सा एरिया मिल सकता है और इस छोटे एरिया को हम लोग नाम देंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। और उसके बाद में इसी के भीतर एक और आपको एरिया मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय पार्क। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिल रही है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत और राष्ट्रीय पार्क भी आपको मिलेगा इसी के अंदर। तो कैसे हम किसी स्थान को कहेंगे कि यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर हम उसे कहेंगे कि यह नेशनल पार्क है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं उसमें मानव के क्रियाकलाप पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं और जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनके चारों तरफ आपको बाउंड्री मिलेगी। क्या मिलेगी? बाउंड्री मिलेगी। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये खुले हुए होते हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं ये भी खुली हुई होती हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से बाउंड्री नहीं की होती है, इनके चारों तरफ दीवार नहीं बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य रूप से अंतर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। तो ये आपने देखा कि एक अगर आपके पास में बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें आपको केवल एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी या केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क मिलेगा। हो सकता है कि आपको कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाए, 2-3 भी मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको 2-3 नेशनल पार्क ही मिल जाए, वाइल्ड लाइफ एक भी ना मिले। हो सकता है ये दोनों मिले, यानी कि ये डिपेंड करता है कि उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है या फिर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके भीतर आपको कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी नेशनल पार्क ना मिले। तो ये सारी संभावनाएं भी होती हैं।
अब जैसा कि हमने देखा कि एक एक आपको मिल गया है, इसी प्रकार से आपको इसके भीतर एक और वन्यजीव अभयारण्य मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका दूसरा वन्यजीव अभयारण्य हो उसके भीतर आपको कोई नेशनल पार्क मिल जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें सेपरेट मिलेंगी। ऐसी संभावना है कि दोनों आपको अलग अलग मिलें, या फिर ऐसी भी संभावना है कि वह आपको इसी के भीतर मिल जाए। तो ये आपने देखा बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये आपके सामने एक बड़ा सा एरिया हो गया, उसके बाद में इसके भीतर एक छोटा सा एरिया है और उसके भीतर एक और छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे अंदर का जोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोर जोन, और ये जो हमारा कोर जोन होता है इसी को हम लोग नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर प्रतिबंध होता है। तो क्या होता है? ये प्रतिबंधित होता है और इसे हम लोग जानते हैं कोर जोन के नाम से। अब इस कोर जोन के जैसे जैसे हम लोग बाहर आएंगे तो ये आपको ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का एरिया है इसे हम लोग कहते हैं बफर जोन। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग बफर जोन कहते हैं। तो यहाँ पर शोध के साथ साथ कुछ अन्य मानवीय क्रियाकलाप अलाउ होते हैं। और फिर आपका आता है बाहर का एरिया जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या नाम है इसे? इसका नाम होता है ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें फसल, उद्योग, अधिवास की भी अनुमति होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इसको हम लोग आइए थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे हम लोग ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यहाँ पर फसल, उद्योग और अधिवास की अनुमति है और यही हमारा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद में इसके भीतर आपको ये मिल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं बफर जोन, और यही हमारा जो बफर जोन है इसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके भीतर जो आपको एरिया मिल रहा है इसी को हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, या फिर ये आपका टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। तो आई होप आपने समझा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन की। तो कोर जोन जैसा कि मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। बफर जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लोग जा करके लकड़ी ला सकते हैं, यानी कि लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो लकड़ी भी यहाँ से ला सकते हैं। फर्नीचर के लिए भी लकड़ी यहाँ से लाई जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पर अपने पशुओं को भी ले जा सकते हैं चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर पशुओं को भी ले जाया जा सकता है। उसके अलावा शोध के लिए यहाँ पर जो शोध करता है वह विजिट कर सकते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ पर आकर के शोध कर सकते हैं। और आप अन्य जो फल या पत्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं उसके लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ कि ये जो हमारा बफर जोन होता है यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउ तो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लकड़ी ला सकते हैं तो आप जाके पूरा पेड़ ही काट के ले आएँ, या अगर आपको वहाँ पर जानवर चराने की अनुमति मिली है तो आप जा करके पूरा जंगल ही साफ करवा दें या फिर सारी पत्तियाँ तोड़ लाएँ। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है इसकी मॉनिटरिंग होती है। ये सारी चीज़ें अलाउ तो होती हैं लेकिन इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, यानी कि निगरानी भी की जाती है। और मुख्य रूप से इसका उपयोग जो हमारे ट्राइब्स इसके आसपास रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर हमारा आता है ट्रांजिशन जोन, जिसे हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। ये जो आपको बाहर का एरिया दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं, यानी कि पर्यटन भी अलाउ है। यहाँ पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, खेती भी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा रेलगाड़ी भी बन सकती है, कुछ उद्योग भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अलाउ होती हैं ट्रांजिशन जोन में, और इसी को हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है और हमारा वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग बात करेंगे सेपरेटली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके सामने एक और डायग्राम है जिससे आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जो आपका एरिया है उसे हम लोग कहते हैं जीवमंडल नीचे, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद में ये जो आपको एरिया मिलेगा इसी को हम लोग कहते हैं वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये होता है ट्रांजिशन जोन, यानी कि संक्रमण क्षेत्र।
उसके बाद में ये जो बीच का रीजन है इसे हम लोग बफर जोन कहते हैं और यही हमारा होता है वन्य जीव अभयारण्य। और सबसे जो भीतर का एरिया है ये हमारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, यानी कि इसे हम लोग कोर जोन के नाम से जानते हैं। और यही कोर जोन हमारा राष्ट्रीय पार्क भी हो सकता है या फिर टाइगर रिजर्व भी ये हो सकता है। हालांकि आपके टाइगर रिजर्व जो हैं वे आपके कुछ यहाँ पर भी आते हैं, किसमें, जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य होता है इसमें भी आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। तो ये हमारा रहा राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल निचय। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व किसी भी देश में होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं मैप के नाम से। किसके नाम से? मैप के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी भी देश के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा मैप प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल होते हैं या फिर हमारी रामसर साइट्स होती हैं, तो उसी प्रकार से अगर किसी देश के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को मान्यता दे देता है, यानी कि अपने वे वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लेता है, तो उस बायोस्फीयर रिजर्व का जो स्थान है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है वह बढ़ जाता है। तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कि जो हमारा मानव है और जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है उसके बीच में किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाए, किस प्रकार से शोध और नवाचार के प्रोग्राम इसके लिए शुरू किए जाए जिससे मानव और पर्यावरण के बीच में जो समन्वय है वह पूरी तरीके से बना रहे। उसी के दृष्टिकोण से यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो भारत में वैसे तो कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 और इनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। किसमें? यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें हमारे 11 शामिल हैं। तो ये रहा बायोस्फीयर रिजर्व। अब चलिए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो मैप अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 18 टोटल हैं, तो आइए इन 18 की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। चलेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, इसे हम लोग जानते हैं शीत मरुस्थल के नाम से। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जैसे ही आप पूरब में बढ़ेंगे तो एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जिसे हम लोग नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ से आप पूरब में आएंगे सिक्किम में। सिक्किम में भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसे हम लोग कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व या कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है सिक्किम में। उसके बाद में थोड़ा सा आप और पूर्व में आएंगे तो असम राज्य आ जाएगा। असम राज्य में आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसे हम लोग जानते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। तो मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका मिलेगा असम में। असम के बाद में ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे हम लोग दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक बार लौट के आइए असम में। तो असम में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे हम लोग डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो असम में 2 हैं, एक तो आपका है मानस और दूसरा है डिब्रू सैखोवा। फिर असम के नीचे एक छोटा सा राज्य है जो जिसका नाम है मेघालय। तो मेघालय में भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसके बाद में पश्चिम बंगाल राज्य में चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य में आपने सुना होगा सुंदरवन के बारे में। तो सुंदरवन जो है यह भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में इसके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो उड़ीसा राज्य आ जाएगा। उड़ीसा राज्य में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है और इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा उड़ीसा में।
उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में नीचे आप लोग आएंगे गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि हमारे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इसे हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यह पूरी तरीके से समुद्र में स्थित है। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरी तरीके से समुद्र में स्थित है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे केरल राज्य में। तो केरल राज्य में आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्तमलाई कहाँ पर है? ये है केरल में। उसके बाद में अगला है जो कि आपको 3 राज्यों में मिलेगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों में संयुक्त रूप से एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में आपको एक और बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। फिर हम लोग चलेंगे गुजरात में। गुजरात में आपका है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हमारे हो गए 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आइए एक बार इनको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस असम में, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा ये आपका है असम में, नोकरेक ये आपको मिलेगा मेघालय में, ये उत्तराखंड नहीं है, ये आपका है मेघालय में, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, सिमलीपल है उड़ीसा में, शेषाचलम है अरुणाचल प्रदेश में, ग्रेट निकोबार ये अंडमान और निकोबार में है, गल्फ ऑफ मन्नार इसे लिखते हैं तमिलनाडु, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारा स्थित है समुद्र में, अगस्तमलाई ये केरल में है, नीलगिरी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, अचनकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको मिलेगा गुजरात में, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, और फिर है पन्ना जो कि है मध्य प्रदेश में। तो ये हम लोगों ने मैप से डिस्कस किया। अब चलिए एक एक करके सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है नीलगिरी। तो ध्यान रखिएगा ये यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का ये हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जारी की जाती है उसमें भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 5520 वर्ग किलोमीटर, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा जो नीलगिरी जीवमंडल नीचे है यहाँ पर आप देखेंगे तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, ये भी आपको नीलगिरी में मिलेगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी इसी नीलगिरी में है। बादीपुर टाइगर रिजर्व जो कि है कर्नाटक में, ये भी नीलगिरी में ही आता है। नागर होल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, ये भी नीलगिरी में आता है। शांत घाटी नेशनल पार्क केरल में है, यह भी इसी नीलगिरी में आता है। अरमकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरल में है, यह भी इसी नीलगिरी में है। मुकुर्तु नेशनल पार्क हो गया तमिलनाडु का, या फिर वायानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया केरल का, ये भी हमारे इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको टाइगर रिजर्व, उसके अलावा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं, और एक से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाइगर रिजर्व आपको 4 मिल सकते हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क 1 है, 2 नेशनल पार्क हैं, 2 इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बात करते हैं नीलगिरी जीवमंडल नीचे की। तो यहाँ पर कुछ आपको जानवर भी मिलेंगे जिनमें से नीलगिरी ताहर प्रमुख है जो कि तमिलनाडु की राजकीय पशु है। शेर के समान पूंछ वाला एक बंदर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नीलगिरी ताहर और ये है शेर के समान पूंछ वाला एक बंदर।
फिर बात करेंगे पंचमढ़ी जीवमंडल निचय की। तो ये जो पंचमढ़ी जीवमंडल निचय है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें हमारा जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है और पंचमढ़ी नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी सैंक्चुरी है, ये भी इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये है मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपको मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन पंचमढ़ी की। अब यहाँ पर जानवरों की बात करते हैं तो चीता आपको मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, सांभर है, चीतल है, मकैक बंदर है, बड़ी और उड़ने वाली गिलहरी भी आपको इस वायुमंडल नहीं जीवमंडल निचय में मिल जाएगी। अगला हमारा है सुंदरवन जीवमंडल निचय। तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ध्यान रखिएगा ये भी यूनेस्को की एक साइट है। किसकी? यूनेस्को का एक स्थल है। सुंदरवन जो जीवमंडल निचय है इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन आपने देखा होगा कि जो हमारे खारे पानी में वृक्ष उगते हैं और ये जो सुंदरवन जीवमंडल निचय है इसमें सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है और इसी कारण हम इसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जो सुंदरवन जीवमंडल निचय है इसमें आपको टाइगर रिजर्व भी मिलेगा और इसके अलावा इसमें हैलीडे द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको इसी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगी। अगला हमारा है मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 10,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है क्योंकि ये पूरा यहाँ पर समुद्र में आपको मिलेगा। 21 छोटे छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर आपको एक खास तरीके का जानवर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं दुगांग समुद्री गाय। क्या नाम है? दुगांग सी काऊ इसका नाम है। तो ये भी आपको मिलेगा इसी गल्फ ऑफ मन्नार में। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्रोकोडाइल भी मिलेगा, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है यानी कि जो हमारे खारे पानी में मगरमच्छ होते हैं ये दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 1988 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को का एक स्थल ये है और इसका क्षेत्रफल है 5860 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे आपको एक खास तरीके का हिरण मिलेगा जिसका नाम है मस्क डियर या मस्क हिरन। तो ये राजकीय पशु कहाँ का है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। और यहाँ पर आपको कुछ अन्य चीज़ें भी मिलेंगी जैसे कि रिसेस मकैक मंकी है, उसके अलावा स्नो लेपर्ड है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पर? इसी हमारे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। उसके बाद में है रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क। तो ये जो रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क है ये आपको गुजरात में मिलेगा, यहाँ पर कच्छ रीजन में। तो यहाँ पर एक तो आपको मिलेगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ और एक आपको मिलेगा लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये हमारा जो रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये फैला हुआ है। अब इसमें आपको मिल जाएगा कच्छ मरुस्थलीय अभ्यारण्य। इसके अलावा जो हमारा वाइल्ड एस अभ्यारण्य है, एशिया की एक बन्नी घास होती है, ग्रास लैंड है जिसका नाम है बन्नी, तो वह भी आपको यहीं यानी कि रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 7500 वर्ग किलोमीटर और ये आप देख सकते हैं भारतीय जंगली गधा जो कि यहाँ का प्रमुख पशु है। नोकरेक जीवमंडल निचय। तो नोकरेक की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मेघालय राज्य में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये पश्चिमी गारो हिल्स पर स्थित है। क्षेत्रफल इसका बहुत ही छोटा सा है और जो नोकरेक राष्ट्रीय पार्क है वह भी इसी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। लाल पांडा यहाँ पर आपको मिलेगा यानी कि रेड पांडा जो कि सिक्किम का राजकीय पशु है, वह भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगला हमारा है सिमलीपल जीवमंडल निचय। तो सिमलीपल जीवमंडल निचय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जा रहा है सिमलीपल जीवमंडल निचय में। कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपल नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा इसी में। साथ ही साथ जो हमारा सिमलीपल टाइगर रिजर्व है वो आपको भी यहीं पर मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, हो सकता है जैसे हमारा सिमलीपल हो गया तो सिमलीपल को हम नेशनल पार्क भी कहते हैं और सिमलीपल को हम लोग टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। तो वह हमारे नेशनल पार्क जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं उन्हें हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आपका सिमलीपल नेशनल पार्क है या फिर जो आपका सिमलीपल टाइगर रिजर्व है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होती हैं।
तो दोनों एक चीज़ें ही होती हैं, बस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जिस भी पार्क को शामिल कर लिया जाता है उसे हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे जीव मिलेंगे। इनमें एशियाई हाथी, चीता और गौर, जिसे हम लोग बाइसन के नाम से जानते हैं, यह प्रमुख है। तो ये आप देख सकते हैं बाइसन को। फिर है ग्रेट निकोबार जीव मंडल निचय। तो यहाँ पर आपको उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण है, छोटा है, उसके बाद में कार निकोबार है, सबसे नीचे मिलेगा बड़ा निकोबार, और इसके लगभग 85% एरिया पर फैला हुआ है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं पर आपको कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क और गेल्थिया राष्ट्रीय पार्क भी मिलेंगे, यानी कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्क इसी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव मिलेगा वह आपका है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी कि खारे पानी का मगरमच्छ। भारत में आपको कुल मिलाकर के 3 क्रोकोडाइल मिलती हैं। एक तो हमारा होता है मगर, जो कि सिंपली होता है, आपको गंगा उंगा में मिल जाएगा। एक हमारा होता है घड़ियाल, घड़ियाल के बारे में आपको पता होगा, जिसकी आगे जो मुंह होता है वो काफ़ी पतला होता है, ऐसे आपने देखा होगा, पतला सा होता है। और एक होता है हमारा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये 3 प्रकार के मगरमच्छ आपको भारत में मिलते हैं। उसके बाद में है अगस्त मलाई जीवमंडल निचय। तो अगस्त मलाई के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी यूनेस्को साइट का हिस्सा है, क्योंकि ये आ जाता है किसमें, नीलगिरी में। 2000 नीलगिरी के पास है। तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नीलगिरी ताहर यहाँ का भी एक प्रमुख पशु है। इसके अलावा आपको हाथी भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अचनकमार अमरकंटक जीव मंडल निचय। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो इन दोनों राज्यों में आपको अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसमें जो हमारी मैकाल की पहाड़ियाँ हैं और अचनकमार टाइगर रिजर्व है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। 4 सींग वाला हिरण, ये आप देख सकते हैं 4 सींग वाला हिरण है। उसके अलावा जंगली कुत्ता यहाँ पर और सफ़ेद गिद्ध आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे। फिर हमारा है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम शीत मरुस्थल जीवमंडल निचय के नाम से जानते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और जो हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारी हमारी आती हैं शीत मरुस्थल जीवमंडल निचय के अंतर्गत। और बर्फ़ का तेंदुआ यहाँ का एक प्रमुख पशु है। फिर बात करेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर, ये सारे आपको यहाँ पर जीव मिल जाएंगे। क्षेत्रफल इसका है 3000 वर्ग किलोमीटर। फिर है शेषाचलम जीवमंडल निचय। तो शेषाचलम जीवमंडल निचय, इसे 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और श्री वेंकटेश्वरा पार्क इसी जीवमंडल निचय का हिस्सा है। यहाँ पर आपको पीले गले वाली बुलबुल, लोरिस, गिद्ध और हरा कबूतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोरिस, जो कि एक प्रकार का बंदर के समान जीव होता है। उसके अलावा आपको ये मिल जाएगी जिससे हम लोग पीले गले वाली बुलबुल कहते हैं, और एक आपका मिल जाएगा हरा कबूतर, यानी कि पीले पैरों वाला हरा कबूतर। तो ये प्रमुख जीव हैं इसके। फिर है डिब्रू सैखोवा जीवमंडल निचय। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, असम राज्य में। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और उत्तर में इसके ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके अलावा लोहित नदी है और इसके दक्षिण में आपको डिब्रू नदी मिलेगी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सफ़ेद पंख वाली बतख, जलीय भैंसा, ये सारे जानवर मिलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में है कंचनजंगा जीवमंडल निचय। तो कंचनजंगा ये आपको मिलेगा सिक्किम में। स्थापना इसकी 2000 में हुई थी और ये भी एक यूनेस्को का स्थल है। बर्फ़ का तेंदुआ, लाल पांडा, एशियन जंगली कुत्ता और हिम तेंदुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको इस कंचनजंगा जीवमंडल निचय में मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं जंगली कुत्ता है और ये हमारा लाल पांडा, जो कि सिक्किम का राजकीय पशु भी है। फिर है मानस जीवमंडल निचय। मानस जीवमंडल निचय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। यह एक यूनेस्को का स्थल भी है। क्षेत्रफल इसका है 8837। तो ये मानस नेशनल पार्क भी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है और प्रोजेक्ट टाइगर भी, यानी कि मानस टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पर आपको एक सींग वाला गैंडा, हाथी, जंगली भैंस, गोल्डन लंगूर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मानस बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका मतलब ये है इसमें से एक बहुत बड़ा सा एरिया। अब इसी के अंदर आपको मिलेगा मानस
नेशनल पार्क, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व की या फिर मानस नेशनल पार्क की, तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि मानव बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा एरिया है और इसी के अंदर हमको छोटा सा एरिया मिलेगा जो कि मानस राष्ट्रीय पार्क है और वही मानस टाइगर रिजर्व है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आखिरी हमारा है दिहांग दिबांग जीवमंडल निचय। तो ये जो हमारा जीवमंडल निचय है इसे 1998 में दर्जा दिया गया था और इसके अंतर्गत हमारा जो मौलिंग नेशनल पार्क है और दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से जो 11 हैं वह यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल है, यानी कि जो उनका मैप प्रोग्राम है उसमें शामिल है। तो वे कौन कौन सी हैं 11? यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदर वंश बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है और है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें हमारी शामिल होती हैं यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम है। तो इनके नाम भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़े से यहाँ पर प्रश्न करेंगे, बाकी जो प्रश्न है वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे, तो ऐप पर जा करके आप इसको और बेहतर ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका है नीलगिरी, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा आपको मिल जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में ये मिलेगा। उसके बाद में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी ये मैंने आपको बताया था कि ये है महाराष्ट्र नहीं, ये आपका है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में और नंदा देवी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो ये रहा हमारा आज का बायोस्फीयर रिजर्व का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।